ग्रामर के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं 2-4 वीडियो और एडजेक्टिव्स के ऊपर ही बना चुका हूँ। उसमें उन वीडियोस में भी हमने जो है एडजेक्टिव्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है जाना था। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आपको वो वीडियोज़ भी देख लेने चाहिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में विचार किया गया है। उनमें एडजेक्टिव को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो बहुत ही एडजेक्टिव के बारे में काफ़ी बारीक चीज़ें जो हैं उस वीडियोज़ में हमने जो है डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम कुछ और छोटी छोटी बातें हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैं फर्स्ट और फॉरमोस्ट। ये दोनों शब्द जो होते हैं काफ़ी कंफ्यूज करते हैं जब हम इनको यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है फर्स्ट। तो फर्स्ट का यूज हम उस व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं जो एक क्रम में सबसे पहले होता है। मान लीजिए कोई एक ऑर्डर होता है, हम किसी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो उसको एक क्रम में लगा देते हैं, एक ऑर्डर में लगा देते हैं, और जो व्यक्ति या वस्तु क्रम में उस ऑर्डर में सबसे पहले होता है उसके लिए हम फर्स्ट यूज करते हैं। जबकि फॉरमोस्ट जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है लीडिंग। ठीक है, फॉरमोस्ट को हम लीडिंग के अर्थ में यूज करते हैं, जैसे जो सबसे अव्वल होता है, जो सबसे मुख्य होता है, जो सबसे प्रधान होता है। तो इस अर्थ में हम फॉरमोस्ट जो वर्ड होता है उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, अगर जितने भी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, अगर उन सभी प्राइम मिनिस्टर्स को हम एक क्रम में लगाएं, एक ऑर्डर में लगाएं, तो जो नेहरू हैं वो सबसे पहले है, इस क्रम में सबसे पहले हैं। तो क्रम में सबसे पहले हुए, तो जो भी व्यक्ति या वस्तुओं का अगर कोई क्रम होता है, मान लीजिए हमने कुछ वस्तुएं उनको एक ऑर्डर में लगा रखा है, या कोई व्यक्ति हैं उनको हमने ऑर्डर में लगा रखा है, तो जो उस ऑर्डर में जो सबसे पहले है उसके लिए हम फर्स्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड का यूज़ किया गया है। उसके बाद आइंस्टीन वाज द फॉरमोस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज डेज। आइंस्टीन जो थे वो अपने समय के सबसे फॉरमोस्ट साइंटिस्ट थे। फॉरमोस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया था, लीडिंग। ठीक है, सबसे प्रधान, सबसे मुख्य, सबसे अव्वल, सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो इस अर्थ में हम फॉरमोस्ट वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स हैं आउटर मोस्ट और अटर मोस्ट। चलिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं आउटर मोस्ट को। आउटर मोस्ट का मतलब होता है फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर, अर्थात कोई एरिया है, मान लीजिए उस एरिया में सेंटर पॉइंट है, और उस सेंटर पॉइंट से जो सबसे दूर की चीज़ है उसके लिए हम आउटर मोस्ट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट का यूज कब किया जाता है, जब किया जाता है, मतलब आउटर मोस्ट का यूज उस व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जो सब सेंटर से सबसे दूर है, सेंटर पॉइंट से जो सबसे फारदेस्ट है, उस व्यक्ति के लिए, उस वस्तु के लिए हम जो है फारदेस्ट, जो आउटर मोस्ट है वो यूज़ करते हैं। व्यक्तियों के लिए इसका यूज़ बहुत कम होता है, ज़्यादातर थिंग्स के लिए ही होता है। तो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्लूटो इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। प्लूटो जो होता है, प्लूटो जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे दूर का ग्रह है। हम मान लीजिए ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम है ये। अब ये सेंटर पॉइंट है इसका। अब ये ग्रह हैं, अब ये ऐसे ऐसे ग्रह हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रह हैं ये। और प्लूटो जो है वो सबसे फारदेस्ट है यहाँ पे। जैसे ये सेंटर है तो यहाँ भी ग्रह हैं, यहाँ भी है कोई ग्रह, यहाँ भी प्लेनेट है, यहाँ भी प्लेनेट, और जो प्लूटो है वो सबसे लास्ट में, सबसे दूर है। तो ये सबसे फारदेस्ट हुआ, ठीक है, ये सबसे फारदेस्ट हुआ। ये क्या है, प्लूटो। तो प्लूटो इस सेंटर पॉइंट से सबसे दूर है, तो इसलिए यहाँ प्लैनेट से पहले क्या यूज किया गया है, आउटर मोस्ट। इसी प्रकार से द बुलेट हिट द आउटर मोस्ट पॉइंट ऑन द टारगेट। जो बुलेट थी उसने टारगेट पर सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट को हिट किया। अब टारगेट क्या होता है, टारगेट देखिए, टारगेट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टारगेट, जैसे जो निशानेबाज होते हैं वो टारगेट का यूज करते हैं। टारगेट कैसा होता है, देखिए मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके बनाता हूँ। तो ये जैसे ये टारगेट है, ये ऐसा देखने में ऐसा होता है,
ठीक है, ऐसा होता है टारगेट। ठीक है, अब इस पे जो निशानेबाज होते हैं वो उस पर गोली जो बुलेट हैं वो उससे हिट करते हैं, शॉट करते हैं, और निशाना लगाने के लिए निशाना कहा जाता है तो ये टारगेट बोला जाता है। तो द बुलेट हिट द आउटर मोस्ट पॉइंट ऑन द टारगेट। तो इसका मतलब क्या है कि आउटर जो बुलेट थी उसने इस टारगेट पर सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट को हिट किया। अब आउटर मोस्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ? सेंटर से सबसे दूर। अब सेंटर से ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये तो सेंटर हो गया, यहाँ पे ये सेंटर हो गया, सेंटर से सबसे दूर। अब सबसे दूर पॉइंट्स कहाँ होंगे? लगभग यहाँ होंगे, इस लाइन पे। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सबसे फारदेस्ट होंगे, ठीक है, सेंटर से सबसे फारदेस्ट। तो इसीलिए यहाँ पर जो है पॉइंट से पहले आउटर मोस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जो पॉइंट है वो कहाँ है? वो फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर है। अब यहाँ पे प्लेनेट कहाँ है? फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और वो फिर फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर कहाँ पर है ये सेंटेंस में मिलेगा, जैसे ये सोलर सिस्टम में, ये टारगेट पर, ठीक है। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखिए, द आउटर मोस्ट वॉल्स ऑफ द फोर्ट वर डैमेज्ड बाय द गन पाउडर। जो फोर्ट की, जो किले की आउटर मोस्ट वॉल्स थी वो गन पाउडर से डैमेज हो गई। अब आउटर मोस्ट वॉल्स क्या हुई? जैसे ये किला है, ठीक है, ये किला है, और इस किले की आउटर मोस्ट वॉल्स अर्थात जो दीवार सबसे दूर थी, जो सबसे दूर की मतलब जो बिल्कुल आउटर वॉल थी वो डैमेज्ड हो गई। अंदर भी दीवारें होंगी, ऐसा नहीं है कि अंदर दीवारें नहीं होंगी, अंदर भी दीवारें होंगी, किले में जो रूम्स वगैरह होंगे उसमें भी दीवारें होंगी, लेकिन डैमेज कौन सी हुई? जो सबसे फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब जो सेंटर पॉइंट है इस किले का वहाँ से सबसे दूर, ठीक है। तो इस तरह से जो आउटर मोस्ट वर्ड होता है उसको फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर के अर्थ में यूज किया जाता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा अटरमोस्ट। अटरमोस्ट का हम यूज करते हैं एक्सट्रीम के अर्थ में। अटरमोस्ट का मीन्स मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे दे क्रॉस्ड द रिवर विद अटरमोस्ट केयर, उन्होंने नदी को अटरमोस्ट केयर के साथ पार किया। अटरमोस्ट केयर का मतलब एक्सट्रीम केयर, एक्सट्रीम केयर का मतलब बहुत ज़्यादा केयर। दिस इज़ ए मैटर ऑफ अटरमोस्ट इम्पोर्टेंस, यह जो मामला है ये अटरमोस्ट इम्पोर्टेंस का है, अर्थात ये मामला जो है वो एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस का है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो अटरमोस्ट वर्ड है इसको एक्सट्रीम के अर्थ में यूज करते हैं। नेक्स्ट अटर। अटर का मतलब होता है कंप्लीट। जैसे देयर वाज एन अटर साइलेंस इन द हॉल, हॉल में अटर साइलेंस था। अटर साइलेंस था का मतलब क्या है कि कंप्लीट साइलेंस था। तो इसको हम अटर को कंप्लीट के अर्थ में यूज करते हैं। नेक्स्ट है सम, एनी, नो, वन। हालांकि हम सम, एनी, नो, वन इन शब्दों के बारे में पहले काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा बेसिक इनके बारे में और जान लेते हैं ताकि आपसे जब भी इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो आपसे मिस्टेक ना हो। तो सम, एनी के साथ साथ हम नो और वन के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले है सम, एनी। सम, एनी का यूज जो है एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है और प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। अर्थात सम को हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं और सम और एनी को हम प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, यहाँ पर सम के बाद नाउन है, देखिए तो सम यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक चीज़ यहाँ पे बेसिक सी ये है, सिंपल सी आपको याद रखनी है कि सम और एनी के बाद जब कोई नाउन होगा जिसको वो डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ पे जो सम और एनी है वो वहाँ पे एडजेक्टिव होंगे। अगर सम और एनी प्रोनाउंस होंगे तो सम और एनी के बाद कोई नाउन नहीं मिलेगा। तो सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, यहाँ पर सम जो है वो चिल्ड्रन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पे सम के बाद नाउन है, तो सम के बाद नाउन है तो यहाँ सम क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। आगे देखिए, इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल गिव यू सम, तो यहाँ पे एनी है, एनी के बाद ये नाउन है तो एनी यहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल गिव यू सम, तो यहाँ पे देखिए अगर तुम्हें कुछ पैसे की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें कुछ दे दूँगा। तो कुछ दे दूँगा क्या मतलब हुआ? कुछ पैसे दे दूँगा। तो यहाँ पे सम क्या है? यहाँ पे सम प्रोनाउन है। यहाँ पे एनी क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे सम क्या है? यहाँ पे सम एडजेक्टिव है। आगे देखिए, आई नीड सम मनी, यहाँ पे सम है, सम के बाद देखिए मनी है तो सम यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सम एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। कुड यू गिव मी एनी,
अर्थात ये कह रहा है आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। कुड यू गिव मी एनी, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो, कुछ का मतलब कुछ पैसा दे सकते हो। तो एनी का मतलब, एनी यहाँ पे क्या है, एनी यहाँ पे प्रोनाउन है। अर्थात इस तरह से हमने देखा कि सम और एनी का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं और उसको प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम। सम के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नाउन होते हैं उनको हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो नाउन गिना जा सकता है, जिसको हम 1 2 3 4 इस तरह से गिन सकते हैं, जैसे बुक है तो हम कह सकते हैं 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 5 बुक्स, इस तरह से। तो ऐसे जो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी संख्या बता सकते हैं, वो नाउन्स काउंटेबल होते हैं। तो सम के बाद अगर वो काउंटेबल नाउन यूज हो रहे हैं तो वो प्लूरल नंबर में लिखेंगे हम। हालांकि सम के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैव सम बुक्स। तो यहाँ पे सम के बाद ये नाउन है बुक्स, ये नाउन यहाँ पे काउंटेबल है और कैसा है, प्लूरल है। तो यहाँ पे ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल है ये। इसके बाद आई नीड सम शुगर, तो मुझे कुछ शुगर की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है। तो शुगर को हम गिन नहीं सकते हैं, बुक्स को तो गिन सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 5 बुक्स, इस प्रकार गिन सकते हैं, लेकिन शुगर को हम नहीं गिन सकते। शुगर को हम ऐसे नहीं कह सकते 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, ठीक है। शुगर के दानों को गिन सकते हैं लेकिन शुगर को नहीं गिन सकते। तो शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन हुआ, तो ये यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन। तो इस प्रकार से हम सम के बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो प्लूरल जो है वो प्लूरल नंबर में होगा, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता नहीं है, तो वो अनकाउंटेबल जो अपने रूप में होता है उसी रूप में होगा। इसके बाद कई बार आपने क्या देखा होगा कि कुछ सेंटेंसेस में सम के बाद आपने सिंगुलर नाउन भी देखा होगा। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, देखिए बॉय। तो अब यहाँ पे तो देखिए आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, अर्थात मैं इनकी संख्या बता सकता हूँ। यहाँ पर ये जो सम है ये संख्या बताने के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर सम जो है संख्या बताने के लिए यूज़ नहीं किया गया है। अगर सम का यूज़ किसी सिंगुलर नाउन से पहले देखने को मिले तो वहाँ पर सम संख्या नहीं बताएगा, वहाँ पर ये बताएगा कि ये जो नाउन है इसके बारे में जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, इस सेंटेंस को जो बोल रहा है वो इस लड़के के बारे में नहीं जानता, अर्थात स्पीकर इस लड़के के बारे में अननोन है, ठीक है। और हिंदी में हम कह सकते हैं इसका सम का मतलब ऐसे सेंटेंसेस में कोई होता है, कोई, अर्थात कोई लड़का तुम्हारा बाहर कोई लड़का तुम्हारी बाहर प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो है मीनिंग कन्वे होते हैं अगर हम सम को किसी सिंगुलर नाउन से पहले रखेंगे तो। उसके बाद है, चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा देखने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ तो अब ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए सम के बाद जैसे हमने देखा, सम के बाद हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल भी यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन काउंटेबल यूज़ करेंगे तो संख्या बताने के लिए प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे, और वैसे सिंगुलर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस समय क्या मीनिंग निकलेगा, क्या बोध होगा कि स्पीकर उस नाउन को नहीं जानता, वो नाउन स्पीकर के लिए अननोन है। कौन सा नाउन, जो हम सम के बाद यूज कर रखा है हमने, जैसे यहाँ पे इस स्टेटमेंट में स्पीकर के लिए बॉय अननोन है। उसके बाद एनी के बाद हम काउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार से सम के बाद हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन यूज़ कर सकते हैं, उसी प्रकार एनी के बाद भी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एनी के बाद काउंटेबल अगर नाउन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर सम के बाद संख्या बताने के लिए सिर्फ प्लूरल नाउन यूज़ किया जाता था, वहाँ पे काउंटेबल जो एनी है इसके बाद संख्या बताने के लिए ही जो है सिंगुलर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन इसके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सम के बाद करते थे वैसे ही। देखिए आई डोंट हैव एनी बुक्स, अब यहाँ पे एनी है, एनी के बाद में बुक्स है, तो बुक्स यहाँ पे कैसा नाउन है, काउंटेबल है और प्लूरल नंबर में है। हालांकि यहाँ पे हमने जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ एनी के बाद हम प्लूरल तो लिख ही सकते हैं, सिंगुलर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम बुक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई डोंट हैव एनी बुक। तो आई डोंट हैव एनी बुक, आई डोंट हैव एनी बुक्स, बोथ आर करेक्ट। उसके बाद देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पोट, आप देख रहे हैं यहाँ पे एनी है, एनी के बाद वाटर वर्ड है। अब वाटर वर्ड कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो एनी के बाद हम अनकाउंटेबल जो नाउन है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है नो और नन की।
हमेशा याद रखिए, नाउ हमेशा एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है और नन हमेशा प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है ये कि नो जो होता है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है और नन जो होता है वो प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। देखिए, देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पे नो के बाद देखिए बुक है और काउंटेबल नाउन है, तो नो के बाद हम जब नो को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे तो इसके बाद जो नाउन होगा वो काउंटेबल हो सकता है। ठीक है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। देखिए, देयर इज़ नो फूड इन द हाउस, तो नो के बाद ये फूड है, तो फूड कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। दूसरा, नो को हम नॉट एनी से रिप्लेस कर सकते हैं। नो को हम नॉट एनी से रिप्लेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि नो की जगह हम नॉट एनी रख सकते हैं। तो भाई जब नॉट एनी रख सकते हैं तो एनी के बाद तो जो काउंटेबल नाउन यूज होता था वो सिंगुलर भी होता था और वो प्लूरल भी होता था। दोनों तरह के नाउन हम इसके साथ यूज कर सकते थे एनी के बाद। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल भी कह सकते हैं, देयर इज़ नो बुक्स ऑन द टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा देयर इज़ नॉट एनी बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल। इसी प्रकार से देयर इज़ नो फूड देयर इज़ नो फूड इन द हाउस, और इसको नो को हम नॉट एनी से रिप्लेस कर सकते हैं, देयर इज़ नॉट एनी फूड इन द हाउस। ठीक है, तो नो को एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। नो नॉट एनी का सब्स्टिट्यूट होता है, अर्थात नो को हम नॉट एनी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो रूल हम नॉट एनी में पढ़े हैं वही हम नो में वही रूल्स जो हैं वो नो के ऊपर जो है लागू होंगे। जैसे एनी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एनी के बाद हम काउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो नो के बाद भी काउंटेबल यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल यूज़ कर सकते हैं। एनी के साथ हम अगर काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो नो के बाद भी जो नाउन यूज़ कर रहे हैं वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, और एनी के साथ जिस प्रकार हम अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं तो भाई नो के बाद भी हम अनकाउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद है नन। नन का यूज हम सिर्फ प्रोनाउन के तौर पर करेंगे, हम इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज नहीं करेंगे। जैसे आई इनवाइटेड मैनी फ्रेंड्स बट नन केम। मैंने जो है कई फ्रेंड्स को इनवाइट किया लेकिन कोई नहीं आया। तो यहाँ पे नन जो है ये प्रोनाउन है और ये किस नाउन की जगह यूज हो रहा है? फ्रेंड्स के लिए। ये इस फ्रेंड्स को कन्वे कर रहा है, और फ्रेंड्स कैसा नाउन है? काउंटेबल है और प्लूरल नंबर में है। देयर वाज ए लॉट ऑफ फूड इन द हाउस बट नन लेफ्ट नाउ। भोजन मतलब घर में काफ़ी भोजन था, काफ़ी मात्रा में भोजन था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे नन एक प्रोनाउन है और ये किसको रेफर कर रहा है? ये इस फूड को रेफर कर रहा है। फूड नाउन है, इसकी जगह यूज हुआ है। ठीक है, और फूड कैसा है? अनकाउंटेबल। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि नन के बाद हम जो है काउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के नाउन यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और नन का यूज जब प्रोनाउन के रूप में होगा तो जाहिर सी बात है नन के बाद आपको जो है कोई नाउन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है नन ऑफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप देखिए। जब हम नन के बाद ऑफ यूज करते हैं, जब हम नन के बाद ऑफ यूज करते हैं और उसके बाद हम नाउन यूज़ करते हैं तो उस नाउन से पहले हम कोई ना कोई डिटर्मिनर लगाते हैं। वो डिटर्मिनर डेफिनेट आर्टिकल भी हो सकता है, वो डिटर्मिनर पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो डिटर्मिनर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि आपको पता होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, ठीक है, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया। तो इस तरह के पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं ये। एक इट्स भी होता है, और ध्यान रहे जो इट्स होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव तो हो सकता है लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो इस तरह के जो डिटर्मिनर हैं वो हम यूज़ करते हैं नन ऑफ के बाद अगर हम नाउन यूज़ करते हैं तो उस नाउन से पहले। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे नन ऑफ द वाटर इज़ पोर्टेबल। अब यहाँ पे हमने नन यूज़ किया, नन के बाद में वाटर यूज़ किया, और इसके पहले जो है हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ की, ये देखिए। इसके बाद नन ऑफ यूज़ किया, नन ऑफ के बाद में हमने नाउन यूज़ किया इज़ ओल्ड फ्रेंड्स। तो ओल्ड फ्रेंड्स से पहले हमने देखिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ किया। उसके बाद नन ऑफ यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पे बुक्स होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आप बुक्स कर सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बुक्स होना चाहिए था। तो नन ऑफ यूज़ किया, उसके बाद बुक्स यूज़ किया, बुक्स से पहले ये दीज ये लिखेंगे। उसके बाद नन ऑफ यूज़ किया, उसके बाद मीट यूज़ किया। तो इस नाउन से पहले कोई ना कोई हम डिटर्मिनर ज़रूर यूज़ करते हैं, जैसे डेफिनेट आर्टिकल भी हो सकती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नन ऑफ के बाद हमने ये यूज़ किए। उसके बाद अगर हम नन ऑफ के बाद में कोई प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं,
वैसे तो नन ऑफ के बाद में कोई प्रोनाउन यूज़ हम ज़्यादातर जो पर्सनल प्रोनाउन है वही यूज़ करते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन अगर हम यूज़ करेंगे तो वो जैसे पर्सनल प्रोनाउन अगर हम यूज़ करेंगे तो वो पर्सनल प्रोनाउन कैसे होंगे, वो ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे देख रहे हैं नन ऑफ देम, तो देम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में और पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। नन ऑफ देम हेल्प्ड हिम, तो इस तरह से हम नन ऑफ का यूज़ करते हैं। दूसरा, नन ऑफ जब हम यूज़ करते हैं नन ऑफ, तो नन ऑफ के बाद हम जो वर्ब होती है ये जो वर्ब होती है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो हाँ, अब क्लियर हो गया है आपके सामने। तो अब देखिए, मैं ये कह रहा था कि जब हम ये नन ऑफ यूज करते हैं तो इसके बाद जो वर्ब होती है, ये वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। लेकिन अगर आप अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो यहाँ तो सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर यहाँ नन ऑफ के बाद अगर हम काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं तो जो वर्ब होती है वो वर्ब जो है, वो वर्ब वहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती हैं। तो जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो खैर हेल्प्ड को हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पे देखिए नन ऑफ दीज बुक्स था, यहाँ पे नन ऑफ दीज बुक्स इज़ यूज़फुल भी कह सकते हैं, नन ऑफ दीज बुक्स आर यूज़फुल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नन ऑफ के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो वहाँ पे अगर वर्ब सिंगुलर प्लूरल में हमें डिफ्रेंशिएट करनी है, उसको अलग अलग करना, तो हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सम, एनी, नो, एवरी, नो, वन, बॉडी, थिंग। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जब हम सम, एनी, नो, एवरी इन शब्दों के साथ जब हम वन यूज़ करते हैं, बॉडी यूज़ करते हैं, समथिंग यूज़ करते हैं, जो है थिंग यूज़ करते हैं, तो कुछ नए शब्द बनते हैं। जैसे मैं सम के साथ अगर वन लगाऊं तो क्या बनेगा, सम वन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सम वन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा सम वन। सम के साथ बड़ी लगाऊंगा तो क्या बनेगा, सम बड़ी। सम के साथ थिंग लगाऊंगा तो क्या बनेगा, समथिंग। इसी प्रकार से एनी के साथ वन लगा सकते हैं तो एनी वन बन जाएगा, एनी के साथ बड़ी लगाएंगे तो एनी बड़ी बन जाएगा, नो के साथ बड़ी लगाएंगे नो बड़ी बन जाएगा, एवरी के साथ वन लगाएंगे एवरी वन बन जाएगा, एवरी के साथ बड़ी एवरी बड़ी, एवरी के साथ थिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द बनेंगे उनके बाद आप जो है एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, टू इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो इन्फिनिटिव यूज़ करना है वो टू इन्फिनिटिव होगा, बेयर इन्फिनिटिव यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ टू इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, शो मी समथिंग न्यू। अब यहाँ पे समथिंग है, समथिंग के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है, न्यू। इसी प्रकार से आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, तो समथिंग है, तो इसके बाद टू इन्फिनिटिव है। इफ़ ओनली आई वुड फाइंड, यहाँ पे सम वन होगा, ठीक है। सम वन यहाँ पे नहीं लिखा, ये लिखना यहाँ पे ये जो है वैसे एरर नहीं है, ये जो टाइपिंग एरर है। तो इफ़ ओनली आई वुड फाइंड सम वन आई वुड ट्रस्ट, तो यहाँ पे जो आई वुड ट्रस्ट है ये जो है रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। यहाँ पे आई से पहले एक रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड है, तो यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज है। तो इस प्रकार से सम, एनी, नो, एवरी इनके साथ अगर हम वन, बॉडी, थिंग जोड़ के नए शब्द बनाते हैं, जैसे समथिंग, समबडी, समवन, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, और एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इनके बाद ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, टू इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं और रिलेटिव क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, अगर हम ये शब्द अगर हमारे ये शब्द बन जाते हैं, ये जो शब्द बनाए हमने, इनके बाद जो है फोर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद टू इन्फिनिटिव, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे हैव यू एनीथिंग फॉर मी टू डू, तो यहाँ पे एनीथिंग है, एनीथिंग के बाद फोर हो गया, फोर के बाद में ये प्रोनाउन हो गया, उसके बाद टू इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनको ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने भी चाहिए। नेक्स्ट है ऑल और बोथ। ऑल और बोथ के बारे में हम ज़्यादातर जो है पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा हम इनके बारे में और जान लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी। तो देखिए, ऑल के बाद हम जो है नाउन यूज़ करते हैं, वो नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। अगर काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो वो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता नहीं है, तो अनकाउंटेबल अपने जैसे फॉर्म में होता है वैसे फॉर्म में यूज हो जाएगा।
जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सभी स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, तो ऑल के बाद काउंटेबल नाउन यूज हुआ है। उसी प्रकार ऑल द मनी वाज वेस्टेड ऑन गैम्बलिंग, जो सारा का सारा जो पैसा था, धन था, वो सारा गैम्बलिंग पर था, जुए पर जो है वेस्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे मनी है, तो यहाँ पे मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस प्रकार ऑल के बाद अगर हम काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो वो प्लूरल होगा, हालांकि हम इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बोथ के बाद हम काउंटेबल नाउन ही यूज करेंगे, बोथ के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं करेंगे। और बोथ के बाद जो काउंटेबल नाउन यूज होगा वो प्लूरल नंबर में होगा, जैसे बोथ द बॉयज़ हेल्प्ड द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे बोथ है, बोथ के बाद ये बॉयज़ है, तो ये बॉयज़ कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो इस तरह से ऑल के बाद हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑल के बाद काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लूरल नंबर में होगा, और बोथ के बाद हम सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं, और बोथ के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन यूज़ नहीं कर सकते, बोथ के बाद सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो काउंटेबल नाउन कैसा होगा, प्लूरल नंबर में होगा। इन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, तो वो चीज़ ये है कि अगर आप ऑल का यूज़, ठीक है, ऑल का यूज़ कर रहे हैं और ऑल के बाद कोई ऐसा नाउन यूज़ कर रहे हैं जो आप जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं, जनरल वे में यूज़ कर रहे हैं, तो उस नाउन और ऑल के बीच में कोई डिटर्मिनर नहीं लगाना है, ठीक है, कोई डिटर्मिनर नहीं लगाना है। जैसे ऑल एलिफेंट्स आर बिग एनिमल्स, जो सभी एलिफेंट्स होते हैं वो बिग एनिमल्स होते हैं। तो ये बात जनरल वे में है, जनरल सेंस में, अर्थात सभी एलिफेंट्स ही जो है बिग एनिमल्स होते हैं, और ये बात सही भी है। तो एलिफेंट्स से पहले और ऑल के बीच में कोई डिटर्मिनर नहीं है यहाँ पे। इसी प्रकार ऑल कैट्स लव मिल्क, हम सब जानते हैं कि ऑल कैट्स लव मिल्क, कि सभी जो बिल्लियाँ होती हैं, कैट्स होती हैं, उनको दूध अच्छा लगता है, तो कैट से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं है। इसी प्रकार ऑल वाइन्स आर नॉट स्वीट, ये भी सत्य है, ये भी फैक्ट है कि जो वाइन्स होती हैं वो स्वीट नहीं होती हैं, तो ये भी यहाँ पे कोई डिटर्मिनर नहीं है। ऑल रोजेज स्मेल स्वीट, ये भी फैक्ट है कि सभी जो रोजेज होती हैं उनमें स्वीट स्मेल आती है, तो ये भी रोज से पहले कोई यहाँ पे डिटर्मिनर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम ऑल प्लस नाउन, इसका यूज़ अगर फैक्ट्स के रूप में कर रहे हैं, अर्थात वो बात सत्य है, सब जानते हैं वो ऐसा ही है, तो हम उस ऑल के बाद और उस नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर यूज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ हम डिटर्मिनर यूज़ करेंगे, और वो डिटर्मिनर क्या हो सकता है, वो डिटर्मिनर आपका डेफिनेट आर्टिकल भी हो सकता है, वो डिटर्मिनर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो डिटर्मिनर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन है, इन तीनों में से हमें कोई ना कोई डिटर्मिनर यूज़ करना पड़ता है। जैसे ऑल दिस मनी इज़ माइन, ये सेंटेंस देखिए, ऑल दिस मनी इज़ माइन, तो ऑल दिस मनी, इस मनी को अब हमने जनरल सेंस में यूज़ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि सारे के दुनिया में जितना भी पैसा है वो मेरा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मनी जो है ये जनरल सेंस में यूज़ नहीं हो रहा है, तो इससे पहले हमने डिटर्मिनर लगाया दिस। इस प्रकार देखिए, ऑल दीज बुक्स आर यूजफुल, ये सभी की जो पुस्तकें हैं वो यूज़फुल हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारी पुस्तकें ही यूज़फुल हैं। अब जैसे देखिए इस एग्जाम्पल, इन जो अभी एग्जाम्पल मैंने बताए इनमें थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। ऑल कैट्स लव मिल्क, सभी बिल्लियाँ जो हैं वो दूध उनको अच्छा लगता है, ये बात सत्य भी है, दुनिया में जितनी भी बिल्लियाँ हैं उनको जो है मिल्क उनको अच्छा लगता है, लेकिन जितनी भी पुस्तकें हैं वो यूज़फुल थोड़े हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हम बुक्स से पहले कोई डिटर्मिनर लगाएंगे, यहाँ पे दीज डिटर्मिनर लगाया गया है। इसी प्रकार ऑल माई सिस्टर्स चिल्ड्रन आर नोटी, अब यहाँ पे ऑल के बाद में ये नाउन है और इससे पहले ये डिटर्मिनर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया गया है। तो इस तरह से हम इन एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि ऑल के बाद अगर हम नाउन लगाएंगे और उस ऑल और उस नाउन का यूज हम जनरल सेंस में नहीं कर रहे हैं, तो हम उस नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर यूज़ करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे केस में हम ऑफ प्रीपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनमें मैंने ब्रैकेट में इसीलिए डाली है कि हम इस ऑफ प्रीपोजिशन को यूज़ भी कर सकते हैं और इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑल के बाद अगर आप पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑफ को ड्रॉप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए ऑल है, ऑल के बाद पर्सनल प्रोनाउन है और ऑफ ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि ऑल के बाद ऑफ यूज़ करेंगे और यहाँ पे अगर प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो पर्सनल प्रोनाउन ही यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होगा और वो भी किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा।
उसके बाद अगर आप ऑल यूज़ कर रहे हैं, ऑल के बाद कोऑर्डिनल नंबर यूज़ कर रहे हैं कोई, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह, तो उसके बाद आपको कोई डिटर्मिनर नहीं लगाना है नाउन से पहले और ना ऑफ लगाना है। जैसे यहाँ पे ऑल है, ऑल के बाद 6 एक कोऑर्डिनल है, यहाँ पे बॉयज़ है, तो यहाँ पे हमने कोई डिटर्मिनर नहीं लगाना। डिटर्मिनर कौन, यहाँ पे द हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, इनमें से कोई डिटर्मिनर यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और ना ही आपको ऑफ लगाना है। तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते ऑल द 6 बॉयज़ वर पनिश्ड बाय द टीचर, ऐसे नहीं कहेंगे, ऑल 6 बॉयज़ ही कहेंगे। ना ही हम यहाँ पे ये कह सकते ऑल ऑफ 6 बॉयज़ वर पनिश्ड बाय द टीचर, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है बोथ। बोथ के बाद हम जब नाउन यूज़ करते हैं, बोथ के बाद जब हम नाउन यूज़ करते हैं तो इस नाउन से पहले हम हमेशा डिटर्मिनर यूज़ करते हैं। और वो डिटर्मिनर क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल हो सकती है, डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे दिस दैट दिस दोज, और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जैसे माई और योर वगैरह, ये हो सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ मैं, जैसे ऑल के बाद नाउन यूज़ करते थे, ऑल और वो नाउन जनरल सेंस में जब यूज़ करते थे, तो उस केस में बोथ का यूज़ हम नहीं करते, ठीक है। जैसे हमने यूज़ किया था ना, ऑल वाइन्स आर नॉट स्वीट, ऑल कैट्स लव मिल्क, ऑल एलिफेंट्स आर बिग एनिमल्स, इस तरह के जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे, उस वे में हम बोथ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बोथ के बाद हमने ये बुक्स यूज़ किया जो कि नाउन है, तो इससे पहले डिटर्मिनर यूज़ किया। बोथ के बाद ये बुक्स यूज़ किया, तो यहाँ पे डिटर्मिनर यूज़ किया, देखिए दीज। यहाँ पे बोथ के बाद बुक्स यूज़ किया, तो यहाँ पे माई यूज़ किया, तो हमने ये भी डिटर्मिनर, ये भी डिटर्मिनर, तो हम डिटर्मिनर यूज़ करेंगे। और दूसरा, जिस प्रकार से ऑल के बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करते थे डिटर्मिनर से पहले, तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी यूज़ करें तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए बोथ ऑफ सॉन्स ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, तो बोथ यहाँ पे हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ सॉन्स ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। उसके बाद बोथ के बाद हम पर्सनल प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन अगर हम यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, बोथ ऑफ अस क्रॉस्ड द रिवर। यहाँ पे ऑफ को हम ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम ऑफ को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा भी है, हेयर ऑफ कैनॉट बी ड्रॉप्ड। उसके बाद है ऑल और बोथ, ठीक है। ऑल और बोथ के बाद ऑफ और फिर प्रोनाउन। देखिए ऑल और बोथ, और इसके बाद ऑफ, और इसके बाद प्रोनाउन। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अर्थात इस कॉम्बिनेशन को हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे बोथ ऑफ, जैसे ये हो गया बोथ ऑफ अस क्रॉस्ड द रिवर, ठीक है। ही इनवाइटेड बोथ ऑफ अस, तो बोथ ऑफ अस को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बना सकते हैं। तो जब हम इस ऑल और बोथ को, ये जो कॉम्बिनेशन है ऑल और बोथ का, जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे दे हेल्प्ड बोथ ऑफ अस। तो यहाँ पे बोथ ऑफ अस था, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ऑफ को डिलीट कर देंगे और इनका जो बोथ और अस का जो प्लेस है इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब अस आ जाएगा पहले, बोथ आ जाएगा बाद में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अस बोथ। तो ये सेंटेंस बदल के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे हेल्प्ड अस बोथ, ठीक है। ऐसा हम इन केसेस में कर सकते हैं कि जब ऑल और बोथ के बाद ऑफ हो, ऑफ के बाद पर्सनल प्रोनाउन हो, और ये कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह में ऐसा नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से हम ऑल और ऑफ यूज़ करते हैं, उसी तरह से हाफ़ भी यूज़ करते हैं। तो हाफ़ के एग्जांपल्स को आप पढ़ के हम मेरे ख्याल से समझ जाएंगे। जैसे हाफ़ ऑफ द मीट, तो हमने हाफ़ यूज़ किया, उसके बाद मीट नाउन है तो डिटर्मिनर यूज़ किया। हाफ़ यूज़ किया, एप्पल्स यूज़ किया, डिटर्मिनर यूज़ किया। हाफ़ यूज़ किया, नॉवल यूज़ किया, डिटर्मिनर यूज़ किया। ऑफ को हम इन केसेस में ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ के बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो ऑफ ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम और मैं कंसेप्ट लेकर आऊँगा एडजेक्टिव के बारे में। इसी तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।